गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे का आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो आज हमने आगे डिस्कस कर लिया, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ लिविंग। तो इसमें 2-3 कैरेक्टर हमने डिस्कस कर लिए। एक पहला कैरेक्टर था जो डिस्कस किया वो था ग्रोथ, फिर डेवलपमेंट डिस्कस किया, फिर मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया। अब आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियसनेस, जो एक पेंडिंग रह गया था। तो कॉन्शियसनेस बेसिकली है क्या? कॉन्शियस को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिस्पॉन्स टू द सराउंडिंग। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग और नॉट। तो कॉन्शियसनेस डेफिनेटली लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है। कोई डेड ऑर्गेनिज्म या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग मटेरियल कभी कॉन्शियसनेस, उसके पास सराउंडिंग की कॉन्शियसनेस नहीं होती। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर जो कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट है या अनकॉन्शियस पड़ा हुआ पेशेंट है, उसको तो कुछ पता नहीं है इर्द गिर्द का, तो क्या वो लिविंग कहलाएगा? तो डेफिनेटली द आंसर इज यस, ही इज़ लिविंग और ये कॉन्शियस है। उसको जो इंजेक्शन या दवा या जो कोई भी केमिकल इसके बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं उसको वो रिस्पॉन्ड करता है। तो अल्टीमेटली वो लिविंग का कैरेक्टर ही है। तो कोई डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप कोई केमिकल या इंजेक्टेबल्स या दवा या कोई पिल्स डाल दो तो इट विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप उसमें इंजेक्शन डालो या न डालो। तो कॉन्शियसनेस इज़ अल्टीमेटली ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो फाइनली हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 में लास्ट में एंड में उसका डेफिनेशन दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जो इवॉल्विंग है या सेल्फ रेगुलेटिंग, उसके पास सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, उसी को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये आज हमारा व्हाट इज़ लिविंग का पार्ट ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम डाइवर्सिटी देखेंगे। इसके पहले एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है 3 वर्ड में कि सिस्टमेटिक, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी। ये 3 वर्ड इतने सिमिलर है और इसका मीनिंग भी इतने सिमिलर है कि लोग उसको एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिकली वन शुड, व्हेन हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसे बेसिकली उसका मीनिंग एक्चुअली क्या है वो समझ लेना ज़रूरी है। तो सिस्टमेटिक्स क्या है? ये पूरा स्टडी है डाइवर्सिटी का, और एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये स्टडी को हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वही ऑर्गेनिज्म को एक बेसिक तरीके से अरेंज करने को हम ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में अरेंज करेंगे। जैसे जिसके 4 पैर है उसको टेट्रापोडा बोलेंगे और उसको एक ग्रुप में रख देंगे। तो उस तरह से उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और ये क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी में क्या अंतर है? तो टेक्सोनॉमी है वो जो ग्रुप में रखना है, उसको पहले कोई भी नया जब ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके उसको कौन सा ग्रुप में बिलोंग करेंगे उसमें हम डालेंगे, उसको नेमिंग करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे। ये पूरी प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी बोलेंगे। तो बेसिकली ये 3 वर्ड है जो इंटरमिक्सिंग होते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन बेसिकली इसके 3 ये मीनिंग रहते हैं। कहीं पे सिस्टमेटिक्स, एक्चुअली हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिस्टमेटिक्स के अंडर में क्लासिफिकेशन है, इसके सब पार्ट है। सिस्टमेटिक एज ए यूनिवर्स देख लो तो एक छोटा सा कॉन्टिनेंट में ये क्लासिफिकेशन आता है। तो ये क्लासिफिकेशन के जो कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री आता है तो ये टेक्सोनॉमी है। तो इस तरह से भी हम उसको देख सकते हैं कि हायरार्किकली सिस्टमेटिक्स इज़ बिगर व्यू, क्लासिफिकेशन इज़ उसके छोटा व्यू है, और फिर टेक्सोनॉमी उसको आइडेंटिफाई करके फिर एक्चुअल उसके ग्रुप में रखने का, वो प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये बेसिकली 3 वर्ड है जिसको हमें समझ लेना ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी, उस पे हम आते हैं। तो हम देखते हैं हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है,
फिर फिलामेंटियस है, फिर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे वन सेल्ड से लेके मल्टीसेल्यूलर बड़े प्लांट है, लेकिन वो उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े ग्रुप हमको मिलते हैं, उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। और टोटल हमारे पास अभी ऑर्गेनिज्म जो हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हैं, दैट इज़ 1.5 मिलियन टू 1.6 मिलियन। और ये फिगर अभी भी फिक्स नहीं है, एवरी ईयर इसमें 10-15,000 ऐड होते रहते हैं, नए ऑर्गेनिज्म मिलते। अभी तो बहुत सी जगह है जहां हम जा नहीं पा रहे हैं, जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ तो किलोमीटर्स के डेप्थ में बर्फ़ रहती है, तो वो बर्फ़ के अंदर जाके ऑर्गेनिज्म आदमी ढूंढेगा कैसे। उसी तरह से एक डेप्थ में, सी के डेप्थ में भी ऑर्गेनिज्म बहुत है, तो जितने भी मिलते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके उसको प्लेस करते हैं। तो ये बेसिकली आज अंडरस्टैंडिंग थी हमारी जो डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी में प्रॉब्लम ये आती है कि ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कैसे करेंगे। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म यहाँ मिल गया तो हम तो, अगर पंजाब में मिल गया तो वो अपने हिसाब से नाम देगा, गुजरात में मिला तो अपने हिसाब से नाम देगा, महाराष्ट्र में मिला तो अपने हिसाब से नाम देगा। जैसे एक कुत्ता है तो कुत्ते को हम यहाँ गुजराती में कुतरा बोलते हैं, हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, फिर इधर साउथ में जाओ तो कुछ कुकुर ऐसा बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के अगर एक कंट्री में ही अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो ये वर्ल्ड में पूरे कितने नाम हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको एक स्टैंडर्डाइज करने का एक कोशिश किया गया। सबसे पहले कोशिश किया मिस्टर कैरोलिनस सी लिनेयस ने, कैरोलस लिनेयस ने, और इसी का सिस्टम हमने एडप्ट कर लिया। लिनेयस ने इसी का हमने सिस्टम एडॉप्ट कर लिया। इसका बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है क्या। तो इससे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जाने से पहले हम पहले एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देते हैं। सपोज हम एक प्लांट का नाम लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो ये मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, किसका नाम है, अब जहाँ हम जिसको हम मैंगो ट्री बोलते हैं उसका नाम है। तो उसका डेप्थ में थोड़ा जाते हैं कि इसको पहले तो इसका सिस्टम हमने, कैरोलस लिनियस ने जो सिस्टम दिया था इसको हमने एडॉप्ट किया। और एक दो संस्था है जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में दो दी हुई है कि ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दो है, दूसरा भी है ICVN है, वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, फिर कल्टीवेटेड प्लांट नोमेनक्लेचर है, ऐसा बहुत सारे हैं। लेकिन ये हमारे जो बुक में दिए हैं ये ICBN और ICZN है। B स्टैंड्स फॉर बॉटनिकल, Z स्टैंड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो इन लोगों ने, जो कैरोलस लिनियस ने जो सिस्टम दी थी वो सिस्टम उसने एडॉप्ट की। फॉर व्हाट फॉर नोमेनक्लेचर के कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट को नाम देना है तो किस तरह से नाम देना है। तो आर्ट ऑफ और सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट को हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हम, ये जो सिस्टम दिया उसने, वो दिया वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई माने टू, बाई मतलब दो, दो क्या, एक तो होगा उसका जीनस का नाम, दूसरा होगा उसका स्पीसीज का नाम। तो ये जो मैंगीफेरा है वो जीनस है, इंडिका है वो स्पीसीज है। कई जगह पे आपको स्पेसिफिक एपिथेट मिलेगा, इसको जेनेरा भी मिलेगा, उसको जीनस को जेनेरा भी बोलते हैं। इंडिका जो हमने लिखा है उसको स्पीसीज भी बोलते हैं या स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया गया
कि किस तरह से नेमिंग किया जाए। तो नंबर 1, एक तो पहले हमेशा आपको जो लिखना है तो उसको अगर टाइपिंग में है या प्रिंटिंग में है तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करना है। तो आप देख लीजिए कि जहाँ भी बायोलॉजिकल या बोटॉनिकल नेम या जोलॉजिकल नेम आता है उसका प्रिंटिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसको इटैलिक्स बोलते हैं। तो उसका प्रिंटिंग इटैलिक्स में करना है। अगर लिखना है तो इफ प्रिंटेड then it should be in italics, और if hand written it should be underlined। ये इसका फर्स्ट लॉ है। ऐसा कोई है नहीं लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऐसा, लेकिन इसका जो 3-4 पॉइंट है इसमें पहला याद रखने का ये है कि इसको पहला जो जीनस लिखेंगे वो और स्पीसीज लिखेंगे उसको इधर इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे या तो अंडरलाइन करेंगे। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि पहले फर्स्ट हमेशा जेनेरा या जीनस को दिया जाएगा। ये पहला वाला है जो हमेशा जीनस या जेनेरा होगा, और सेकंड हमेशा स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तीसरा इसका लॉ ये है या तीसरा इसका मेथड ये है कि फर्स्ट जो जेनेरा लिखो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जेनेरा शुड कैपिटल फॉर जेनेरा, जीनस भी लिखते हैं जीनस, और जो स्मॉलर ये वाला जो उसका स्पेसीज है, स्पीसीज को हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, स्टार्ट हमेशा स्मॉल लेटर से करेंगे। चौथा कायदा तो ये है कि अगर उसका 3, ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मिनिमम 3 से कम उसके लेटर्स नहीं होने चाहिए, 20 लेटर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इसीलिए अगर लिखना चाहो तो लिख लो। लेकिन इसमें मोर देन 3, लेस देन 20 ये लेटर्स होने चाहिए। दूसरा, ये जो वर्ड सिलेक्ट करेंगे वो लैटिन लैंग्वेज से सिलेक्ट करेंगे। भाई क्यों लैटिन से, क्यों ऐसा, लैटिन में क्या है? लैटिन इज़ नोन एज अ डेड लैंग्वेज। इसमें कोई एडिशन ऑल्टरेशन या कोई, जैसे हम अभी हिंदी या कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्स का एडिशन होता रहता है, बिकॉज इट इज़ इन डेली यूज़। हमारे यूज़ में जो हिंदी हम यूज़ करते हैं, तो जब कंप्यूटर मीडिया आया तब तक कंप्यूटर या फिर डाउनलोड या अपलोड ऐसा कोई वर्ड नहीं था। नाउ इट इज़ इन डेली यूज़। अपलोड, डाउनलोड करना या कंप्यूटर में सेटअप डालना या फॉर्मेट लगाना, ये सब डेली यूज़ में वी आर यूजिंग एज इफ़ दे आर हिंदी वर्ड। तो ये लैंग्वेज हमेशा इसमें 2-3 वर्ड या 4 वर्ड या बहुत सारे वर्ड ऐड होते रहते हैं या सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं, जो एब्सोल्यूट होते रहते हैं। तो लैटिन ऐसा अभी कहाँ पे भी बोली नहीं जाती है। सो इट इज़ ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और इसको में कोई ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन नहीं होता है, इसीलिए हम लैटिन को यूज़ करते हैं। तो ये 5 कायदे हैं, मैंने इसीलिए बताए हैं कि ये बहुत बार आपको ये नीट के एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई ये कौन सा नाम इसमें से सही है। तो क्या करते हैं, यहाँ वाला स्मॉल कर देते हैं, यहाँ वाला कैपिटल कर देते हैं, यहाँ वाला कैपिटल करके यहाँ वाला भी कैपिटल लगा देते हैं। इस तरह से इसका ऑल्टरनेशन करके आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें आपको समझना ये है बेसिकली कि कैसे किस तरह से नेमिंग है। नेमिंग प्रोसीजर समझ जाओगे तो इसमें आप धोखा नहीं खाओगे। तो आज का ये हमारा पार्ट ख़त्म हुआ, ये जो नोमेनक्लेचर का पार्ट। लेकिन मैंने आपको एक वादा दिया था कि मैं एक बायोलॉजिकल फैक्ट बताऊंगा। तो आपको एक मालूम है कि मछलियाँ जब तैरती है बहुत सारे ग्रुप में, इसको दे आर नोन एज अ स्कूल ऑफ फिशेस, तो ये आपस में क्यों नहीं टकराती?
तो पहले ऐसा माना जाता था कि जब फिश होती थी इसके साइड में पोर्स रहते थे, तो पोर्स को पहले ऐसे माना जाता कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए है, लेकिन ये म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए नहीं है, उसका एक रिसेप्टर, इसको साइडलाइन रिसेप्टर या रेनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो बगल में करंट चलता है या कोई वाइब्रेशन आता है तो उसको फील होता है। इसकी वजह से जब ग्रुप में मछलियाँ तैरती हैं तब एक दूसरे से नहीं टकराती है। तो ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके फर्दर डिटेल में थोड़ा जाएंगे, आगे वाला टॉपिक लेंगे, उसका टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो है वो लेंगे। थैंक यू वेरी मच।